बड़े बंगले वाली रसोई में गरीब बहू का देसी खाना। चलो अच्छा है, हमारी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में तय हो गई है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई है, अब कुछ दिन बाद विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ बिल्कुल, तब तो मुझे इसकी बहुत याद सताएगी। पता नहीं कैसी रीत है, हमें क्यों लड़कियों को इस तरह विदा करना पड़ता है। सच में हमारा कलेजे का टुकड़ा, जिसे हमने बचपन से इतना पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पल भर में खुद से दूर कर देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, दुनिया ने ये रीति बनाई है, अब इसे निभाना तो होगा ही। तभी वहाँ पायल भी आती है। क्या बात है, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, हम तो बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है बेटा, तुमने सारा सामान अच्छे से चेक कर लिया है ना, कोई कमी तो नहीं रह गई? हाँ मम्मी, आज का तो सारा काम हो गया है, सामान भी आ गया है। नेहा और पायल दोनों ने हमारी इतनी मदद की है, शॉपिंग करने से लेकर घर को सजाने तक सारा जिम्मा उन दोनों ने ही संभाला है। सही कहा, तेरी सहेलियां हमेशा हर चीज में आगे रहती हैं। कल तेरी हल्दी की रस्म है। अगले दिन पायल के घर में सभी आ जाते हैं और उसकी हल्दी की रस्म शुरू होती है। और बताओ पायल मैडम जी, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा तो लग रहा है ना? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, जब इतने अच्छे घर में रिश्ता हुआ है तो अच्छा तो लगेगा ही ना। अरे बड़े बंगले वाले घर में रिश्ता क्या हुआ, पायल के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। ओ हाँ बिल्कुल सही कहा, अब तो पायल बड़े बंगले की मालकिन बन जाएगी और कहाँ हम छोटी झोपड़ी में रहने वाले लोग, फिर तो ये हमें बिल्कुल ही भूल जाएगी। अरे तुम दोनों भी ना कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, मैं भला तुम दोनों को कैसे भूल सकती हूँ? तुम दोनों तो मेरी किडनी हो, किडनी। वाह क्या गजब की बात कही, हम तेरी किडनी है, यानी हम तेरे दिल में नहीं बसते। अरे सीमा तू भी समझती नहीं है, दिल में तो अब सैया जी बसेंगे ना। दोनों की बातें सुनकर पायल शर्मा जाती। दोनों पायल को बहुत छेड़ रहे थे। तुम दोनों बस करो, अब चुप भी हो जाओ, कुछ ज्यादा ही छेड़ रही हो मुझे। हाँ, अब इसे छेड़ना बंद करो और जल्दी से इसे हल्दी लगाओ। हल्दी का रंग भी तो अच्छा आना चाहिए ना, हमारी दुल्हन सबसे प्यारी लगनी चाहिए। हल्दी की रस्म शुरू होती है। सभी रिश्तेदार पायल को अच्छे से हल्दी लगाते हैं, उसके गाल और हाथ सभी हल्दी से रंग जाते हैं। एक तरफ पायल के मायके में भी अच्छे से सभी रस्में हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल के बड़े बंगले में भी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अरे भैया उन फूलों को जरा अच्छे से लगाओ, देखो आपने वहां कितना स्पेस खाली छोड़ दिया है। एक आदमी सीढ़ी पर चढ़कर फूलों से सजावट कर रहा था और रिया उसे सब समझा रही थी कि कैसे करना है। एक बात बताओ, आपने गेंदे और चंपा के फूल तो लगा दिए, लेकिन गुलाब के फूल कहाँ रह गए? मैंने स्पेशल कहा था ना कि सेंटर में गुलाब के फूल होने चाहिए। अरे मैडम जी, अभी एक और कंटेनर आना बाकी है, बाकी सारा सामान और फूल उसी में है। फिलहाल आप मुझे बेस बता दीजिए, मैं पहले इन फूलों को तो लगा दूं। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना काम अच्छे से करना, मुझे कोई कमी नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम्हारे पैसे काट लूंगी। इतना कहकर रिया बाहर गार्डन में जाती है, जहां पर बहुत सुंदर डेकोरेशन करवानी थी और पायल की सास कमला ने पहले से ही उसका जिम्मा ले रखा था। अरे भैया जरा ढंग से काम करो, फूलों की छतरी जरा अच्छे से बनाओ, दूल्हा दुल्हन जब आएंगे तो इसी के नीचे से तो आएंगे। अरे मैडम जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मजबूत और अच्छा काम ही करूंगा, मैं सभी चीजों को अच्छे से सजाऊंगा। हाँ ठीक है, सब अच्छे से करना, और ये करने के बाद तुम्हें सारे झूमर भी बदलने, याद है ना? सारे महंगे वाले झूमर बदलकर उन्हें भी अच्छे से फिट करना है। अरे जी मैडम जी, मुझे सब याद है, मैं सब कर दूंगा। अच्छा मम्मी, यहाँ पर बाकी सब देख लेंगे, फिलहाल हमें गहने और कपड़े भी तो लेकर आने हैं। मेरी ड्रेस की उन्होंने फिटिंग भी कर दी होगी, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जब मैं डिजाइनर ड्रेस पहनकर सबके सामने जाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, साथ ही हमें तुम्हारी भाभी के जो कपड़े सिलने के लिए दिए थे उन्हें भी तो लेकर आना है। और क्या तुमने सुनार से बात कर ली है? उसने सारे गहने तैयार कर दिए हैं ना? हाँ मम्मी, सब तैयार हो गया है, हमें बस जाकर लेकर आना है। दोनों सबसे पहले टेलर के पास जाती और वहां से कपड़े उठाने के बाद सुनार की दुकान पर जाकर वहां पर जितने भी गहने थे उन सबको लेकर घर आ जाती हैं। घर आने के बाद देखो मम्मी, ये सारे गहने कितने सुंदर हैं और हम दोनों की डिजाइनर ड्रेस भी कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल सही कहा तूने, हम शादी में सबसे अच्छे लग रहे होंगे, ये सब पहनकर हम तो कमाल ही कर देंगे। अगले दिन पायल की मेहंदी की रस्म होती है और उसे मेहंदी लगती है। जीजा जी का नाम अच्छे से छुपाना ताकि खुद जीजा जी भी उसे ढूंढ ना सके। हाँ, इतनी आसानी से उन्हें नाम नहीं मिलना चाहिए। चलो सीमा, हमने पायल के लिए जो परफॉर्मेंस तैयार की थी उसे करते हैं। नेहा और सीमा पायल के लिए बहुत अच्छा सा डांस करते हैं।
वाओ, तुम दोनों ने मेरे लिए कितना अच्छा डांस किया, तुम सबसे अच्छी फ्रेंड हो। वो तो हम हैं ही। इस तरीके से सारी रस्में होती हैं और शादी वाले दिन जब बारात आ जाती है, बेटा तुम जरा मेहमानों को देखना। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए ही हैं। हाँ हम सब संभाल लेंगे। शादी में नेहा और सीमा ने सब काम अच्छे से संभाला। वहीं पर थोड़ी देर बाद पायल और रोहन दोनों अग्नि के सामने साथ फेरे लेते हैं और जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाते हैं। फेरे लेने के बाद पायल को डोली में बिठाया जाता है। मुझे ससुराल नहीं जाना है। अरे बेटा तुम कैसी बात कर रही हो, शादी के बाद ससुराल ही तो जाना होता है। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, बस वहाँ अपना ध्यान रखना और जब भी हमारी याद आए तो हमसे मिलने आ जाना। हाँ बेटा, तुझे जब भी हमारी जरूरत हो हमें बस एक बार बता देना, हम तुरंत आ जाएंगे। आप दोनों भी अपना अपना ध्यान रखना। चिंता मत करो पायल, हम हैं, हम इनका ध्यान रखेंगे। इस तरह पायल को अलविदा किया जाता है और वह डोली में ससुराल पहुंचती है। वहां उसके ससुराल वाले उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं। वो बंगला बहुत बड़ा था। उसके सामने एक शानदार गार्डन था जिसे ढेर सारे शानदार फूलों से सजाया हुआ था और चारों तरफ स्पार्कल गन्स भी लगी हुई थी। वाह, मेरे ससुराल वालों ने तो मेरा ग्रैंड स्वागत किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गार्डन में शानदार एंट्री के बाद वह दरवाजे तक पहुंचती है। तब बेटा अपने पैर से इस कलश को गिराओ और इस घर में गृह प्रवेश करो। आज से ये बड़े बंगले वाला ससुराल तुम्हारा है। पायल अपने दाहिने पैर से कलश गिराती है और कमला आरती की थाली से उसकी आरती उतारती है और इस तरह पायल का शानदार गृह प्रवेश होता है। रात को सभी बहुत थक जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पायल उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और सभी को ढूंढ रही होती है। अरे यार कितना बड़ा बंगला है, कितना शानदार बंगला है मेरे ससुराल वालों का। इतना बड़ा ससुराल है, सबको कहाँ ढूंढूं मैं। पायल देखती है कि वहां पर ढेर सारे कमरे और बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। काफी देर बाद ढूंढने के बाद पायल हॉल में पहुंचती है जहां सब बैठे हुए थे। अरे बेटा तुम इतनी जल्दी उठ गई, जरा थोड़ी देर और आराम कर लेती। शादी की थकान, तुम थक गई होगी ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठने की ही आदत है। अच्छा फिर तो ठीक है। तो भाभी आज आपकी पहली रसोई है, तो फिर आज आप हमें पहली रसोई में क्या क्या बनाकर खिलाएंगी, बताइए जरा हमें। आप जो कहें मैं वही बना दूंगी। मैं क्या बताऊं? तुम कुछ मत बताओ बेटा, जो तुम्हारा बनाने का मन है तुम वो बना सकती हो। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकती हो, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हाँ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकती हो। तो ठीक है, आज मैं आप सभी को अपनी पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी। इतना कहकर पायल रसोई में जाती है, लेकिन अंदर रसोई का नजारा देखकर वो बहुत हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। हे भगवान, ये क्या इतना सब सिस्टम है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये रसोई है या कोई बड़ा सा शोरूम? देखो तो जरा कैसा अजीब अजीब सा सामान रखा है यहाँ। भला रसोई में भी इतना सारा सामान होता है? रसोई में ऑटोमेटिक चूल्हा, ओवन, एयर फ्रायर, बड़ा सा फ्रिज, कांच के बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के बर्तन, डिशवॉशर, वहां पर सभी चीजें रखी हुई थी। इनमें से कोई भी चीज आज से पहले पायल ने कभी नहीं देखी थी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो इनमें से आधी चीजों के बारे में पता ही नहीं है। अरे आधी तो छोड़ो, मुझे तो किसी भी चीज के बारे में नहीं पता कि ये सब क्या है और इन सब पर खाना कैसे बनाया जाता है। एक काम करती हूँ, वापस बाहर जाती हूँ। पायल वापस हॉल में आती है। क्या बात है बहू? वो मम्मी जी, मुझे ना रसोई का सिस्टम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैंने आज से पहले ऐसी रसोई कभी नहीं देखी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इतना सारा सामान आखिर किस चीज के लिए रखा हुआ है। अच्छा भाभी, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको चलकर रसोई में सारा सिस्टम समझाती हूँ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। रिया और पायल दोबारा रसोई में जाते हैं और रिया सबसे पहले पायल को गैस का सिस्टम समझाती है। देखिए भाभी, ये गैस इस तरीके से ऑन होगी और आपको जब बंद करना है तो बस इसको इस तरह घुमा देना और ये बंद हो जाएगी। देखा कितना सिंपल है, आसान है ना? हाँ शायद समझ आ गया है। अच्छा सिलबट्टा कहाँ पर है? क्या कहा? कौन सा फट्टा? अरे सिलबट्टा एक पत्थर का इतना बड़ा टुकड़ा होता है, उसके ऊपर हम छोटे पत्थर के टुकड़े से चटनी को पीसते हैं। ओह भाभी, मुझे इतनी सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको चटनी पीसने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि चटनी तो पिसी हुई ही अच्छी लगती है ना। अगर चीज को नहीं पीसेंगे तो वो चटनी किस बात की हुई? भाभी मेरे कहने का मतलब था कि चटनी बनाने के लिए हमारे पास मिक्सर है, आप उसमें 2 मिनट में चटनी पीस सकते हो। मिक्सर? अब ये कौन सी बला का नाम है भला?
रिया मिक्सर निकालती है और पायल को दिखाते हुए कहती है, इस बाला का नाम है मिक्सर, लेकिन मैं इसमें चटनी कैसे पीसूंगी? मैं अभी आपको इसे चला कर दिखाती हूँ। रिया जैसे ही मिक्सी चालू करती है उसकी इतनी तेज आवाज से पायल डर जाती है। अरे इसकी आवाज तो कितनी भयंकर है, अगर मैं इसे चलाऊंगी तो मेरे तो सर में दर्द हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाभी, अभी आपके लिए ये सब नया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बार जब इन सब का इस्तेमाल करोगी ना तब आपको खुद ही इन सब की आदत हो जाएगी। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अब मैं चलती हूँ, अब आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। पायल कोशिश तो करती है लेकिन उसे उस रसोई के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया था, इसीलिए वह दोबारा हॉल में जाती है। अब क्या हुआ भाभी, अब फिर से कोई परेशानी है क्या? हाँ बिल्कुल परेशानी ही परेशानी है, मुझे इस रसोई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी पहली रसोई बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे देसी तरीके से ही करूँ। लेकिन बहू तू पहली रसोई देसी तरीके से कैसे करेगी? हमारे यहाँ देसी तरीका कुछ भी नहीं है, सब कुछ नए जमाने के हिसाब का है। आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद मिट्टी से अपने लिए अच्छा सा चूल्हा बना दूंगी, बस मुझे सिलबट्टा और कुछ मिट्टी के बर्तन चाहिए। लेकिन ये सब करने में बहू तुझे बहुत परेशानी हो सकती है। पापा जी बल्कि मुझे तो अभी परेशानी हो रही है, लेकिन अगर मैं ये सब करूंगी तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मुझे इसी चीज की आदत है और उसमें तो मैं चुटकी भर में अपना काम अच्छे से कर लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा कर सकती हो। वैसे भी मुझे बहुत समय हो गया देसी तरीके से खाना खाए हुए, उसका स्वाद भी कुछ अलग ही होता है। चलो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम एक काम करो, रोहन को लेकर बाजार चले जाओ और सारा सामान लेकर आ जाओ। पायल रोहन के साथ बाजार जाती है और वहाँ से तरह तरह के मिट्टी के बर्तन खरीदती है, जैसे मिट्टी का तवा, मिट्टी की हांडियाँ, मिट्टी के ग्लास, कटोरी, छोटे छोटे मटके, सब कुछ ही मिट्टी का ही होता है। जब हमारे घर में पहले से ही इतने सारे बर्तन हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने सारे मिट्टी के बर्तन क्यों खरीद रही हो। देखिए जी, मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, इससे खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है और इसमें खाना खाना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। आप चिंता मत कीजिए, एक बार आप मिट्टी के बर्तन में खाना शुरू करेंगे ना, उसके बाद आप अपने कांच स्टील के सभी बर्तनों को भूल जाएंगे। दोनों बर्तन लेकर घर वापस आ जाते हैं और उसके बाद पायल रसोई के बाहर जो छोटा सा हॉल था उसमें बैठकर अपने हाथों से मिट्टी का चूल्हा बनाती है। ये सब करते हुए सभी उसे देख रहे थे। ओफो भाभी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब हमारे पास सब कुछ है तो आप इतनी मेहनत बेवजह ही क्यों कर रही हैं? बस तुम देखती जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हें भी सब पता चल जाएगा। मिट्टी का चूल्हा बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद पायल ने जो सब्जियां काटी थी, कुछ लकड़ियां जलाकर पायल एक मिट्टी की हांडी चूल्हे पर रखती है और उसमें तेल डालकर सबसे पहले वह सब्जी छौंकती है। इन सब की वजह से घर में धुआं तो बहुत हो गया था। बेटा, धुआं तो बहुत ज्यादा हो रहा है, जरा ध्यान से काम करना। उफ, मेरी तो आंखें भी जल रही हैं। अरे मुझे भी बहुत खांसी आ रही है। अरे मुझसे तो इतने धुआं में बैठा भी नहीं जा रहा है, मैं थोड़ी देर बाहर चला जाता हूँ। अरे वैसे भी मुझे अस्थमा है, मुझे परेशानी हो सकती है। हाँ बाबा चलिए मैं भी चलता हूँ। अरे मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है, आंखों में धुआं जा रहा है। सचमुच भाभी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप इस धुएं के आगे बैठकर खाना कैसे बना रही हो। ओहो, मेरी आंखों से तो पानी बह रहा है। इतने धुएं से सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे तो इन सब की आदत है, बचपन से मैंने ऐसे ही काम किया है, लेकिन अभी आप देखिए कैसे खाने का मजा आता है। सब्जी बनाने के बाद पहले पायल सिलबट्टे पर अच्छे से चटनी पीसती है और वहीं दूसरी मिट्टी के हांडी में खीर बनने के लिए डाल देती है। पहले दूध को अच्छे से उबालती है और उसमें चावल और चीनी मिलाकर उसे अच्छे से घोटने के लिए चलते चूल्हे पर छोड़ देती है। तब तक पायल आटा गूंथ लेती है और उसके बाद मिट्टी की कढ़ाई में तेल डालकर सबके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेकती है। आप सब गर्मा गर्म खाना खाने बैठिए। वहीं बगल में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर पूरी सब्जी, खीर और हलवे का भरपूर आनंद लेते हैं। ओहो, मजा आ गया भाई, कितना अच्छा खाना है, मजा ही आ गया। इस खाने का तो स्वाद दुगना हो गया है। हमने इतने समय से कभी ऐसा देसी खाना नहीं खाया, कभी बचपन में ही खाया था। इसे खाकर बचपन की याद आ गई और ऐसी बारीक पिसी हुई चटनी तो मैं कितने अरसे बाद खा रहा हूँ। सच में मुझे भी खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इससे स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मानना पड़ेगा भाभी, आपकी देसी रसोई ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे भी ये खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम हर रोज अपनी इस देसी रसोई में खाना बनाओ। मुझे भी खाने का बहुत अलग और अच्छा स्वाद आ रहा है, सच में बहुत स्वादिष्ट है।
सबको खाना बहुत पसंद आता है और इस तरह पायल इतने बड़े बंगले में अपनी छोटी देसी रसोई बना लेती है। अब वह हर रोज चूल्हे पर ही सबके लिए खाना बनाती थी, लेकिन एक दिन खाना बनाने में बहुत समय लग रहा था और आग थोड़ी तेज थी, जिसकी वजह से बहुत सारा धुआं खिड़की के बाहर जा रहा था। खिड़की खुली थी ताकि धुआं घर में ना फैले। आस पड़ोस के लोग ये देखते हैं और उनमें अफरा तफरी मच जाती है। अरे शांति बहन, देख जरा, कमला के घर से धुआं आ रहा है। मुझे तो लगता है कमला के बड़े बंगले में आग लग गई है। तो बिल्कुल सच कह रही है, हमें जल्दी से आग बुझाने वाले को बुलाना चाहिए। अरे कोई है, जरा उन्हें फोन करो, इनके घर में आग लग गई है, उन्हें बुलाओ। वहां पर खड़ा एक आदमी फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो और जल्दी से फायर फाइटर्स वहां आते हैं और आग लगी है, हमें जल्दी कुछ करना होगा, दरवाजा खटखटाने का समय नहीं है, जल्दी से दरवाजा तोड़ना होगा। दरवाजा तोड़ने के बाद अपना पाइप लेकर सीधे घर के अंदर घुस जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे पूरे घर में पानी के पाइप से आग बुझाने लगते हैं, जिससे चूल्हा भी बंद हो जाता है, खाना खराब हो जाता है और साथ ही सभी गीले हो जाते हैं। अरे तुम लोग कौन हो, निकलो यहाँ से, हमारे ऊपर पानी क्यों डाला? अभी तो होली भी नहीं है। अरे आप यहाँ पर क्यों आए हैं? लेकिन जब अंदर जाकर वह नजारा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे हमें खबर लगी थी कि आपके घर में आग लग गई है, इसीलिए हम आपकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गए थे। अरे ऐसी झूठी अफवाह किसने फैलाई? सत्यानाश हो उसका। आग लगे मेरे दुश्मनों के, हमारे घर में क्यों लगेगी भला? हम तो घर में आराम से बैठकर खाना बना रहे थे। सच पता चलने के बाद फायर फाइटर्स वहां से चले जाते हैं। साथ ही जब अगल बगल की पड़ोसन उसके घर पर आकर देखती हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब तुम्हारे इस बड़े बंगले में आग नहीं लगी थी, तुम बस घर में चूल्हा बनाकर खाना बना रही थी। लेकिन भला ऐसा कौन करता? देखो तो जरा, तुम्हारे इस बड़े बंगले की दीवारें कितनी खराब हो गई। अरे तुम क्या कोई आदिवासी के जमाने के हो जो इस तरह घर में चूल्हा बना रहे हो? पूरा घर का नक्शा ही खराब कर दिया, पूरे घर की शो खराब हो गई। अरे तो क्या हो गया, कम से कम हमें देसी खाना खाने को तो मिल रहा है। चूल्हे के खाने का स्वाद अलग ही होता है। अरे ऐसा भी क्या स्वाद लेना जिससे बंगले का नक्शा ही बिगड़ जाए? कहने को तो इतना बड़ा बंगला, और क्या तुम्हारे पास एक सिलेंडर खरीदने तक के पैसे नहीं है क्या, जो तुम पुराने जमाने की तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हो? सही कहा, कैसे आदि मानवों जैसी सोच है इनकी। अरे अगर आदिवासियों के पास भी इतनी सुविधा हो तो वो भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाएंगे। दोनों पड़ोसन उनका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। इन्हें और कोई काम नहीं है, बस दूसरों पर बातें मारनी ही आती हैं। कोई बात नहीं, इन्हें छोड़ो, हम सब कपड़े बदल लेते हैं, सब भीग गए हैं। हाँ, और मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा खाना बनाया था, सब खराब हो गया। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, आज हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। इस तरह दिन गुजर रहे थे और पायल अपनी देसी रसोई में ही खाना बनाती थी। उसने देसी रसोई में कुछ चीजें भी ऐड की थी। एक दिन बहू घर पर दूध से मक्खन निकालती और सबको खाने के साथ परोसती है। वाह, कितने टाइम बाद मक्खन खा रहा हूँ। लेकिन बेटा, मक्खन कहाँ से आया? पापा जी, मैंने मक्खन घर पर खुद ही बनाया है। मैंने सोचा जब हम दूध लेते ही हैं तो क्यों ना मैं घर पर ही मक्खन और घी बना लूं। वाह बेटा, सच में तुमने तो कमाल कर दिया। तुम वाकई बहुत मेहनती हो और इस घर की अन्नपूर्णा हो। जब से घर में आई हो, हमारा स्वादिष्ट खाने से अच्छी पेट पूजा हो जाती है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। हमारी बहू हमारे खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। आजकल दही का स्वाद भी बहुत अच्छा लगने लगा है। मम्मी जी, मैं अब दही भी घर पर दूध से ही जमाती हूँ। मैंने बाहर से मोल की चीजें लेना बंद कर दिया है। इसे कहते हैं असली संस्कार। हमारी बहू ने तो कमाल कर दिया। रसोई की जिम्मेदारी इतनी अच्छे से संभाली है कि बस पूछो ही मत। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस घर की बहू हो। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। एक अच्छी पत्नी होने के साथ बहुत अच्छी बहू भी हो तुम। सभी पायल से बहुत खुश थे। वो सबको बहुत स्वादिष्ट देसी तरीके से अच्छा खाना जो बनाकर खिलाती थी। एक दिन कमला बाहर जा रही थी, तब फिर से दोनों पड़ोसन उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। देखो, आदि मानव के जमाने की सास आ रही है जिसकी बहू बड़े बंगले की रसोई में मिट्टी का चूल्हे पर देसी खाना बनाती है। हाँ वही तो, इतनी अनपढ़ गंवार बहू भला किसी की हो सकती है? आज के जमाने में तो कोई भी ऐसा नहीं करता। ऐसा तो पुराने जमाने में होता था क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे। लेकिन उनके पास साधन होते हुए भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तब कमला को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें करारा जवाब देती है। अरे मेरी बहू बड़े बंगले की रसोई में देसी खाना बनाकर हमें इसलिए देती है क्योंकि उसका स्वाद दुगना होता है। वो घर पर ही दही जमाना, मक्खन निकालना और हाथों से चटनी पीसकर हमारे स्वाद के लिए इतनी मेहनत करती है ताकि हम खाने का भरपूर आनंद ले सके। मेरी बहू तो असली अन्नपूर्णा है। लेकिन तुम दोनों की बहुओं का क्या? हमारी बहुओं का क्या था?
वही तो, तुम दोनों की बहुओं का तो कुछ भी नहीं है। अरे पूरे मोहल्ले की सबसे ज्यादा आलसी बहुएं हैं तुम्हारी। शांति, तेरी बहू तो तुझे बस भूख लगने पर मैगी पकड़ा देती है, तुझे खाने तक को नहीं पूछती। स्वादिष्ट खाना खाए तुझे कितना अरसा हो गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कमला की बात सुन शीला भी वहां से खिसकने की कोशिश करती है। अरे शीला बहन, तुम कहाँ इतनी आसानी से खिसक रही हो? जरा तुम भी तो जवाब लेती जाओ। तुम्हारी बहू तो खुद तुमसे ही घर का काम और खाना बनवाती है। अरे तुम्हें क्या पता असली ठाट किसे कहते हैं? मेरी बहू तो मुझसे एक गिलास पानी तक का नहीं उठवाती है, बल्कि वो हमारे स्वाद की इतनी फिक्र करती है कि इसीलिए इतनी मेहनत भी करती है। मेरी बहू लाखों में एक है, लाखों में असली हीरा है। उन्हें करारा जवाब देने के बाद कमला वहां से चली जाती है। क्या जरूरत थी तुझे ऐसे उसे छेड़ने की? अरे मैंने अकेले कहाँ उसे छेड़ा था? तू भी तो पूरी ताल से ताल मिला रही थी, अब मुझे अकेले को दोष दे रही है। दोनों का मुंह बन जाता है। कुछ दिन बाद पायल और रिया मॉल जाते हैं। इस मॉल में तो बहुत महंगी महंगी सब्जियां हैं और एक भी सब्जी ताजा नहीं है। यहाँ ऐसा ही होता है भाभी। मेरा तो यहाँ की सब्जी लेने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अगर यहाँ की सब्जी नहीं लेंगे भाभी, तो क्या आप सब्जियां भी खुद ही उगाने लग जाओगी, जैसे आपने मक्खन और दही घर पर बनाना शुरू कर दिया है? अरे हाँ, तुमने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया। वैसे भी हमारा इतना बड़ा गार्डन है, वो किस काम आएगा? अगर हम घर में ताजी सब्जी उगाएंगे तो खाने का स्वाद अभी दोगुना है, वो चौगुना हो जाएगा। अरे भाभी, आप तो मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले गई। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। चलो अभी हम जरूरी से जरूरी सब्जियां लेकर जल्दी घर चलते हैं, फिर मुझे इस बारे में भी अच्छे से सोच विचार करना होगा। दोनों सब्जी लेकर घर आ जाते हैं और उसके बाद पायल रात का खाना बनाने चूल्हे पर बैठ जाती है। चूल्हा जल रहा था और उसका धुआं पूरे घर में फैल रहा था, जिससे रमेश को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और उसकी खांसी बंद ही नहीं हो रही थी। अरे इस खांसी ने तो नाक में दम कर दिया भाई। लेकिन खांसी तो मुंह से हो रही है। क्या तुम्हें भी इस समय मजाक के मूड में लग रहा हूँ? अरे जरा मेरा इनहेलर लेकर आओ। माफ करना जी, मैं तो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मैं अभी जल्दी से इनहेलर लेकर आती हूँ। कमला जल्दी से रमेश का इनहेलर लेकर आती है। वह इनहेलर से अपनी दवाई लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें बहुत ही कम दवाई थी। जब तक कमला इनहेलर चेंज करती है, उससे पहले ही रमेश बेहोश हो जाता है। अरे आपको क्या हो गया? अपनी आंखें खोलिए। बाकी सब भी वहाँ दौड़े आते हैं। पापा आपको क्या हो गया पापा? हमें पापा जी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ चलो जल्दी से पापा को गाड़ी तक ले जाने में मेरी मदद करो। सभी बड़ी मुश्किल से रमेश को गाड़ी में बिठाने के बाद अस्पताल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका इलाज होता है। तब देखिए, इनको पहले से ही अस्थमा की परेशानी है और अभी इनके फेफड़े और भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। ये कहीं बहुत ज्यादा धुएं वाली जगह में तो नहीं रह रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी यह हालत हुई है। जबकि इन्हें तो इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। आपने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? माफ कीजिएगा डॉक्टर, हमारी ही गलती है। हमें ध्यान देना चाहिए था। लेकिन क्या आप पापा ठीक हो गए हैं? हाँ, अब उनकी हालत में सुधार है और अब वो स्टेबल भी है, लेकिन अब आपको उनका ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, अब हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छे से इलाज होने के बाद रमेश को घर वापस लाया जाता है और इन सब की वजह से पायल को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए कहती है, आप सब मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही अपनी छोटी सी देसी रसोई बनाने की जिद की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुझे उतना उदास होने की जरूरत नहीं है। तूने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। हाँ बहू, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तुझे इन सब चीजों की आदत नहीं थी, इसलिए तूने ऐसा किया, बल्कि तूने तो हमारे लिए ही सोचा था। लेकिन चिंता मत कर, अब सब ठीक हो गया है। अब से मैं जो रसोई वाला चूल्हा है उसी को इस्तेमाल करना सीखूंगी और उसी पर सबके लिए खाना बनाऊंगी। ठीक है बहू, तुझे जैसा सही लगे वैसा कर सकती है। हम तेरी पूरी मदद करेंगे। हाँ भाभी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी इस बड़े बंगले की रसोई में देसी खाना बनवाने में। अगर ऐसा है तो मेरी कोई मदद की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। सबकी बात सुनकर पायल मुस्कुराती है। सच में मेरा सौभाग्य जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। और हमारा सौभाग्य कि हमें तुम मिली। इस तरह सभी हंसी खुशी चीजों को समझते हैं और उसके बाद पायल ने बड़े बंगले की रसोई में ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि वह रसोई में अपने देसी नुस्खे ही अपनाती थी, जिसके बिना पायल रसोई पूरी ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी जान उसकी देसी रसोई में ही बसती थी।